In today's class, we're gonna do some more paper 1 questions और ये दोनों IGCSE and O levels both can do it practice because aim ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पास पेपर के क्वेश्चंस करें रिगार्डलेस के IGCSE के हैं O levels के हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी तो अपने बोर्ड जिस बोर्ड के हैं वो उनके करने चाहिए बट इट इज़ समवॉट सिमिलर। तो वी आर गोना डू ओ लेवल्स के बहुत सारे करेंगे, डिफरेंट वेरिएंट्स हैं IGCSE के, तो बोथ कैन प्रैक्टिस फ्रॉम दिस एंड यस लेट्स स्टार्ट विथ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट अबाउट अ सॉलिड, अ लिक्विड और अ गैस इज़ करेक्ट। मतलब सॉलिड के बारे में हो, लिक्विड के बारे में हो या फिर गैस के बारे में हो, इन तीनों के बारे में से कोई सी भी स्टेटमेंट हो सकती है, वो कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है उसको चूज़ करें। विच इज़ करेक्ट। अच्छा, समटाइम्स वो इनकरेक्ट का भी पूछ लेता है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें बार बार, ओके। फिर उसके बाद ऑप्शंस की तरफ और आंसर की तरफ मूव करें। अ सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड शेप एंड कैन बी कंप्रेस्ड। सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकते, सॉलिड की फिक्स शेप ज़रूर होती हैं, जैसे कैलकुलेटर है या फिर मोबाइल फ़ोन्स हैं, टैबलेट्स हैं या फिर सोफ़ा और डिफरेंट सॉलिड्स जो होते हैं उनकी कोई शेप होती है, लेकिन वो कंप्रेस नहीं हो सकते। कंप्रेस का मतलब कि आप उनको उन पे फोर्स लगाएं और वो अपने साइज़ से या तो छोटे हो जाएं, ठीक है, या तो फिर हाँ इसी तरीके से कि पार्टिकल्स और करीब आ जाएं, क्योंकि सॉलिड में ऑलरेडी बहुत करीब होते हैं। तो जब आप फोर्स लगाते हैं तो इवेंचुअली होता है क्या है कि आफ्टर सम पॉइंट या एट सम पॉइंट वो ब्रेक हो जाता है सॉलिड, तो वो कंप्रेस नहीं हो सकता। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस, सिर्फ गैस कंप्रेस हो सकती हैं। गैस ओनली कैन बी कंप्रेस, कैन ओनली बी कंप्रेस्ड। तो ए इज़ रॉन्ग। बी, अ लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। बिल्कुल, अगर वाटर है आप जिस भी शेप के गिलास में या वाटर बॉटल में डालेंगे तो वो उस टाइप का शेप ले लेता है। दिस इज़ करेक्ट। एंड कैन बी कंप्रेस, वाटर कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। अगर आप वाटर को अपने पाम में लें और अगर उसको अब अपने हैंड्स को अपने पाम को अपने हैंड्स को क्लोज़ करें तो होगा क्या, वो साइड से निकल जाएगा। वाटर कंप्रेस नहीं हो सकता। कोई भी लिक्विड हो वो कंप्रेस नहीं हो सकता, वाटर हो या फिर ऑयल को ले लें वो भी कंप्रेस नहीं होगा, कोई भी लिक्विड कंप्रेस नहीं होता। सी, अ सॉलिड हैज़ नो फिक्स शेप, ये तो यहीं पे बात गलत हो गई। एंड कैन नॉट बी कंप्रेस, अच्छा एक बात सही लिखी हुई है लेकिन एक गलत है, तो ऑप्शन गलत है। अ गैस टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, इट इज़ एन, बिल्कुल। एंड कैन बी कंप्रेस, बिल्कुल, गैस कंप्रेस भी हो सकती है और वो शेप भी ले लेती है जिस कंटेनर में है। जैसे अगर किसी रूम में कोई गैस है तो वो उस पूरे रूम के बराबर उसका वॉल्यूम होगा। एज वी हैव लर्न दिस ऑलरेडी इन काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एंड इट्स अजम्पशंस के जो वॉल्यूम होता है पार्टिकल का वो नेग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम दे ऑक्यूपाई, क्योंकि वो वॉल्यूम इतना लार्ज ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, जो भी कंटेनर हो या फिर जो भी रूम हो। जैसे अगर गैस के जो कैन्स होते हैं जो जिसमें गैस फिल हुई भी होती है, रीफ़िल करने का भी एसी या फिर रेफ्रिजरेटर के अगर आए गैस रिचार्ज करने तो जो अपने साथ कैन्स लेके आते हैं या कैन, तो वो जो है उसमें भी गैस होती है, तो उस पूरे कैन कंटेनर में गैस होती है। तो गैस टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, ये भी ट्रू है और कंप्रेस भी हो सकती है। मूविंग ऑन टूवर्ड्स सेकेंड, द अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस आर डिफरेंट। ओके, वी ऑल नो कि सॉलिड में टाइटली पैक टुगेदर होते हैं, लिक्विड्स में कैन मूव past each other, while in gases free to move randomly. Okay, which statement about the molecules in ice, water or steam is correct? Okay, let me clarify two things over here. पहली तो ये कि ice is solid, ये हैं मतलब एक ही चीज़, लेकिन ये तीन स्टेट हैं। वाटर को लिक्विड कहते हैं, मतलब वाटर इज़ अ लिक्विड स्टेट और स्टीम इज़ अ गैसियस स्टेट, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि इन्होंने यहाँ पे द वर्ड मॉलिक्यूल्स यूज़ किया हुआ है। मॉलिक्यूल्स हम लोग इसको
पार्टिकल्स कहेंगे क्योंकि मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स के अंदर आते हैं, पार्टिकल्स के अंदर एटम्स आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं, आइंस आते हैं एंड मोर थिंग्स। लेकिन अभी लेट्स से हम लोग पार्टिकल्स अज्यूम कर रहे हैं, लेट्स इग्नोर दिस वर्ड और हम लोग पार्टिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है। वी विल लर्न लेटर कि मॉलिक्यूल्स क्यों कह रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि जो वाटर होता है वो बेसिकली जैसे इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है H2O, वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O, मतलब ये कि एक O है और 2 H हैं, तो इनकी बॉन्डिंग कुछ यूँ होती है, ये मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। आइंस अलग होते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। वी विल लर्न दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर, बट अभी फ़िलहाल के लिए लेट्स रीड पार्टिकल्स एंड इग्नोर दिस वर्ड। द फर्स्ट स्टेट, अच्छा क्या कह रहे हैं, कौन सी करेक्ट है स्टेटमेंट, ओके। द H2O molecules or let's say the water particles are on average closest together in steam। क्या वो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट कह दिया ना, क्लोजेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा क्लोज वो स्टीम में होते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। सबसे ज़्यादा क्लोज वो सॉलिड्स में होते हैं। अगर सॉलिड होता तो इट वुड बी करेक्ट आंसर, इट वुड हैव बीन करेक्ट बट नॉट नाउ। द वाटर मॉलिक्यूल्स आर ऑन एवरेज फर्देस्ट, अगेन इसमें फर्देस्ट अपार्ट इन वाटर, नो, फर्देस्ट अपार्ट किस में होते हैं, गैस में होते हैं, दिस इज़ अगेन रॉन्ग। वाटर में मतलब वाटर इज़ अ लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड में तो नॉर्मल होते हैं, ना दूर होते हैं ज़्यादा ना करीब होते हैं, हाँ करीब होते हैं, लेट्स से वी विल कॉल इट करीब होते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं होते, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सॉलिड दूर होते हैं, बट इन जनरल करीब होते हैं। दी वाटर मॉलिक्यूल्स इन स्टीम, मतलब गैस में अगर जो गैसियस वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और लेट्स से वाटर एट पार्टिकल्स हैव द सेकेंड हाईएस्ट एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी कहते हैं किसी भी चीज़, स्पीड होती है बेसिकली, कोई भी चीज़ कितनी स्पीड से मूव कर रही है, मतलब कितनी तेज़ी से वो चल रही है, रेट ऑफ चेंज खैर इट्स डिफरेंट, लेकिन जो वो है वेलोसिटी इट्स बेसिकली कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कह लें, वेलोसिटी और स्पीड डिस्टेंस, तो कितनी तेज़ी से कोई चीज़ चल रही है, जस्ट इमेजिन लाइक दिस। तो ये कह रहे हैं कि जो गैस होती है उसमें सेकंड हाईएस्ट होती है, स्टीम इज़ अ गैस, और वो कह रहे हैं कि गैस में सेकंड हाईएस्ट होती है, दिस इज़ रॉन्ग। गैस में तो सबसे ज़्यादा होती है, गैस में तो वो फ्री टू मूव होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से वो सबसे हाईएस्ट होती है गैस में स्पीड, हाईएस्ट एवरेज। एवरेज क्यों कह रहे हैं ये लोग, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं इस वजह से एवरेज कह रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन सिंगल पार्टिकल, ठीक है, एस लगाया हुआ है यहाँ पे, और एवरेज ही बेसिकली कर सकते हैं एक पार्टिकल की जो है वो, फिर उससे कैलकुलेशन से फिर फाइंड आउट कर सकते हैं, या इन जनरल एवरेज की बात करते हैं, बिकॉज एक लेट्स से स्टीम है उसकी एवरेज वेलोसिटी होती है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं तो सबकी बात कर रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। तो गैस में व्हाट आई वाज सेइंग हाईएस्ट होती है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे होती है, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, उन्होंने सेकंड लिखा हुआ है। The H2O molecules in ice are able to vibrate। आइस इज़ सॉलिड, और वो ये कह रहे हैं सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं मतलब H2O पार्टिकल्स, लेट्स इग्नोर द वर्ड मॉलिक्यूल्स, आर एबल टू वाइब्रेट, सो दिस इज़ करेक्ट। सॉलिड्स में जो है वो वाइब्रेशन होती है पार्टिकल्स की, बिकॉज वो टाइटली पैक टुगेदर होता है, इस वजह से। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेटमेंट अबाउट लिक्विड्स एंड गैसेज इज़ करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इन दोनों के बारे में करेक्ट है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस कंटेन्स मोर पार्टिकल्स दैन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड। अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब इज़ बेसिकली यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो ये बात कर रहे हैं अबाउट वॉल्यूम। वो ये कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस में ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड। हाउ इज़ इट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, जितने गैस में होंगे उतने ही लिक्विड में होंगे,
लेट्स से यू हैव 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, आपने उसको बॉयल किया और उसके अंदर 1000 पार्टिकल्स हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है, आई एम गिविंग रैंडम नंबर, ठीक है, 1000 पार्टिकल्स हैं इसमें। आपने इसको बॉयल किया, अब आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस हो गई, ठीक है। पहले लिक्विड था, अब गैस हो गया, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टीम हो गया। स्टीम इज़ गैस। तो अब इसमें भी 1000 ही रहेंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ पे लिक्विड में वो 1000 थे और यहाँ पे 500 होगा, तो व्हाट हैपन टू अनदर 500? तो 1000 के 1000 ही बॉयल होंगे अगर वो कम्प्लीटली बॉयल हो गया। हाँ, अगर प्रोसेस में है, बॉयल हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो कन्वर्ट होगा। पहले तो 2 पार्टिकल्स बॉयल हो जाएंगे, 2 स्टीम बन जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, फिर 100 हो जाएंगे, फिर 500 हो जाएंगे, इवेंचुअली 1000 हो जाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जब पूरा बॉयल हो जाएगा तो 1000 के 1000 पार्टिकल्स कम्प्लीटली स्टीम बन जाएंगे। सो दिस इज़ करेक्ट, बट दिस इज़ रॉन्ग कि मोर पार्टिकल होंगे गैस में। ऐसा नहीं होता, दोनों में सेम ही होता है। अ गिवन मास ऑफ लिक्विड हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर, ये बिल्कुल ठीक है। लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है एट रूम टेम्परेचर। जैसे वाटर कैंस होते हैं, तो 19 लीटर्स की जो बड़ी वाटर बॉटल्स होती हैं, कैंस जो होते हैं, तो वो 19 लीटर ही रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। अगर आप उसको मेजर करें, वो 19 ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन बाद वो 20 हो जाएगा या 1-2 दिन बाद वो 16 हो जाएगा, 16 लीटर। ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो फिक्स लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम ही होता है, लेकिन फिक्स शेप नहीं होती। और रूम टेम्परेचर वो इस वजह से कह रहे हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि कोई हीटिंग नहीं हो रही। अगर हीटिंग होगी तो जाहिर सी बात है लिक्विड गैस में बनेगा, और जो वॉल्यूम लेट से इसमें 1 लीटर था, तो अब 0.2 लीटर स्टीम बन जाएगा। तो अब लेट से 0.8 लीटर अब रिमेनिंग लिक्विड होगा। इस वजह से उन्होंने कहा है रूम टेम्परेचर, ये इंडिकेट करने के लिए कि देयर इज़ नो हीटिंग, हम बॉयल नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, इट इज़ एट रूम टेम्परेचर। और वो फिक्स वॉल्यूम ही होता है, ऐसे ही होता है बिल्कुल। पार्टिकल्स इन अ लिक्विड कैन ईजिली बी फोर्स क्लोज़र टुगेदर, इसका मतलब ये है कि कंप्रेशन हो रही है, कंप्रेशन में ही फोर्स होती है और पार्टिकल्स को क्लोज लाया जाता है, एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, कोई सा भी हो। पार्टिकल्स इन अ लिक्विड हैव फिक्स्ड पोजीशन, दिस इज स्टेटमेंट इज़ फॉर सॉलिड्स नॉट लिक्विड्स, इट्स रॉन्ग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। लेट्स लुक एट 4. The 3 rectangles show the arrangements of the particles in each of the 3 states of matter. X, Y, and Z represent the processes. This is plural of process needed to change from one state to another. ये कौन सी state है? Solid. This one liquid, and this one is gas. So the X is what? X is the change from liquid to solid. और ये होता है freezing. X is freezing. What is Z? गैस से लिक्विड में आ रहा है, तो गैस से लिक्विड इज कंडेंसेशन। एंड व्हाट इज Y? लिक्विड से गैस में जा रहा है, सो इट कैन बी ईदर बॉइलिंग या फिर इवेपोरेशन, क्योंकि इवेपोरेशन में भी और बॉइलिंग में भी, दोनों में लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कोई लिक्विड स्पिल हुआ है ऑन द ग्राउंड, वो इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब वो वहाँ से वैनिश हो जाएगा, क्योंकि वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा इवेंचुअली। बॉइलिंग में भी यही होता है, आप बॉयल करेंगे वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट कैन बी बोथ, या तो बॉइलिंग या तो इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, जिसमें लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। और इवेपोरेशन को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं? मतलब अगर कोई वाटर स्पिल हो गया ऑन द ग्राउंड या कोई भी लिक्विड, और आप चाह रहे हैं कि वो जल्दी से वहाँ से हट जाए, तो यू कैन इंक्रीज़ द सरफेस एरिया। मतलब कोई आप क्लॉथ लें और उसको, कोई भी क्लॉथ होगा जो भी है या कोई भी टॉवेल होगी, उससे आप उसको वाइप कर लें और उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना। अच्छा, कुछ तो सोक हो जाएगा इन टॉवेल,
बाकी जो रिमेनिंग होगा उसका सरफेस एरिया क्योंकि इंक्रीज़ हो जाता है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाता है, मतलब वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, वो जल्दी लिक्विड से गैस में बन जाएगा. सो दिस इज़ वन थिंग टू इंक्रीज़ एवेपोरेशन रेट. सो देखते हैं अब व्हाट आर दी प्रोसेसेस एक्स वाई एंड जी. एक्स क्या है? फ्रीजिंग. एक्स इज़ नॉट मेल्टिंग, एक्स इज़ नॉट इवेपोरेटिंग, एक्स इज़ नॉट मेल्टिंग, एक्स इज़ फ्रीजिंग. वाई इज़ ईदर बॉयलिंग और इवेपोरेशन. अच्छा, इन्होंने इवेपोरेटिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, बॉयलिंग भी लिख सकते थे, बोथ कैन बी पॉसिबल. जेड इज़ कंडेंसिंग. सो ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स 5. Diagrams of 3 states of matter for carbon dioxide are shown. This is gas, this is liquid, this is solid. These two diagrams show the states of matter before and after the sublimation. वो ये कह रहे हैं कि sublimation के process से पहले कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, गैस होगी. और उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर क्या होगी? So we all know in sublimation solid turns into gas. Simple. So option A is from 2 to 1. 2 is liquid and 1 is gas. This is not the actual process. 2 to 3 नहीं. 3 to 1 solid से gas में जा रहा है. Before is 3 solid है और फिर बाद में वो gas है. बिल्कुल ठीक है. C. 3 to 2 सॉलिड से लिक्विड में नहीं, सॉलिड से लिक्विड में नहीं जाता. सॉलिड से लिक्विड में इट इज़ मेल्टिंग. अगर मेल्टिंग का पूछता तो फिर ये लिख सकते थे. और अगर 2 to 3 अगर फ्रीजिंग का पूछता तो फिर बी होता आंसर. एंड इफ़ अगर वो पूछता 2 to 1 लिक्विड से गैस तो इट कैन बी बॉइलिंग या फिर इवेपोरेशन. Okay, so let's move on to part 6. Which row describes the spacing and arrangement of particles in a solid, liquid and gas? सॉलिड में किस टाइप की अरेंजमेंट होती हैं, लिक्विड में एंड गैस में? लेट्स सी. अच्छा, ओके, आई विल टेल यू एज वी गो थ्रू. सॉलिड में क्लोज टुगेदर होते हैं और रैंडमली अरेंज होते हैं. अब यहाँ पे दो बातें लिखी हुई हैं सॉलिड्स में. क्लोज टुगेदर तो हर ऑप्शन में लिखा हुआ है ना, एज यू कैन सी. लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है रैंडमली अरेंज्ड, और ऑप्शन ए और बी में रैंडमली लिखा हुआ है और सी में रेगुलरली लिखा हुआ है, सी एंड डी में. सो इनमें फ़र्क क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस? रैंडमली अरेंज का मतलब ये है कि वो कहीं पर भी अरेंज हो सकते हैं. लेट्स से ऊपर अगर 3 हैं तो नीचे लेट्स से 4 हैं, और वो इस टाइप के भी नहीं, इधर हैं, इस टाइप के ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ इधर हैं. मतलब बिल्कुल अजीब तरीके से हुए में, कोई पैटर्न नहीं है, रेगुलर नहीं है, कोई लेयर्स मतलब बिल्कुल रेगुलर पैटर्न पे नहीं है. और रेगुलरली अरेंज का मतलब ये होता है कि बिल्कुल आपस में टाइटली पैक टुगेदर हैं और लेयर्स जो है इनकी फॉर्म हुई में ऊपर से नीचे. दिस इज़ व्हाट मेक्स सॉलिड अ सॉलिड. वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं. यही तो सॉलिड बनाता है उसको टॉप से बॉटम तक. तो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं. ए एंड बी कैन नॉट बी आवर आंसर. लेयर्स बाय लेयर्स वो अरेंज हुए होते हैं, और ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं नीचे भी वही पार्टिकल्स होते हैं, क्लोजली पैक टुगेदर होते हैं, सिर्फ वाइब्रेट कर रहे होते हैं और रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं. ठीक है, लेट्स रीड ऑप्शन सी. क्लोज टुगेदर एंड रैंडमली अरेंज्ड, फार अपार्ट एंड रैंडमली अरेंज्ड. ओके, इज़ इट आवर करेक्ट आंसर? लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स डी. पहले डी और पढ़ लेते हैं थोड़ा. क्लोज टुगेदर एंड रेगुलरली अरेंज, क्लोज टुगेदर एंड रैंडमली अरेंज्ड. अच्छा, गैस क्या कभी क्लोज टुगेदर हो सकती है? नो. और अगर गैस और लिक्विड में कोई फ़र्क नहीं है, मतलब यहाँ पर भी उसने ये बात लिखी हुई है, क्लोज टुगेदर एंड रेगुलरली अरेंज्ड,
और यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है क्लोज टुगेदर एंड रेगुलरली अरेंज्ड। इफ़ पार्टिकल्स इन लिक्विड एज वेल एज इन सॉलिड्स दोनों क्लोज हैं और दोनों रेगुलरली अरेंज हैं, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? सो दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन सी इज़ द ओनली बेस्ट ऑप्शन। हाँ, ये यहाँ पे आई नो यू माइट बी सेइंग कि यहाँ पे क्लोज क्यों लिखा हुआ है। व्हेन वी कंपेयर सॉलिड विद लिक्विड तो हम लोग कहते हैं कि लिक्विड में दूर होते हैं, लेकिन इन जनरल अगर बात करें तो करीब होते हैं। ठीक है, हाँ ये लिख सकता था यहाँ पे लिटिल फार, दिस वॉज एप्लीकेबल, और ये लिख सकता था लेकिन उसने नहीं लिखा। बट इन जनरल वो करीबी होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं इस टाइप के होते हैं बेसिकली। दिस इज़ नॉट फार, करीबी होते हैं वो, लेकिन रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। वो कोई एक फ़िक्स स्ट्रक्चर नहीं होता उनका, जिस तरीके से उनकी फ़िक्स शेप नहीं होती ना, इसी वजह से उनकी फ़िक्स शेप नहीं होती, क्योंकि पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, रेगुलरली अरेंज नहीं होते। रेगुलर का मतलब होता है कि वो उनकी कोई फ़िक्स शेप है, कोई शेप जो देती है वो चीज़ रेगुलरली अरेंज्ड पार्टिकल्स देती है। तो इस वजह से क्लोज तो होते हैं एज आई हैव ड्रॉन, लेकिन रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, रेगुलरली नहीं होते। और गैस में तो फार अपार्ट होते हैं और रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, रैंडम होते हैं, यहाँ पर भी जा रहे होते हैं, यहाँ पर भी जा रहे होते हैं। बेसिकली जहाँ पे पार्टिकल्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है ना, तो इट इज़ कम्प्लीटली रैंडम। अब सॉलिड्स में क्या होता है कि वो मूव ही नहीं कर सकते, वो वाइब्रेट कर सकते हैं। वाइब्रेटिंग इज़ समथिंग डिफरेंट एंड मूविंग इज़ समथिंग डिफरेंट। वाइब्रेट का मतलब होता है कि वो राइट जा रहा है तो फिर वो लेफ़्ट जाएगा, लेकिन अपनी पोजीशन में ही रहेगा। मतलब एक अगर 1 सेकंड वो यहाँ है तो 1 सेकंड वो यहाँ डॉटेड से बना रहा हूँ मैं, 1 सेकंड वो यहाँ होगा, बस दैट्स इट। वाइब्रेट कर रहा है, जस्ट लाइक कोई भी चीज़ आप आगे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, विदाउट, और उसकी अपनी पोजीशन पे ये वो सिर्फ वाइब्रेशन हो रही है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, मूवमेंट होती है, एंड वंस दे स्टार्ट मूविंग तो वी ऑल नो कि मूवमेंट को हम लोग फिर जज नहीं कर सकते, वो रैंडम होती है। ठीक है, तो मूवमेंट, दैट्स वाई यहाँ पे रैंडम इज अवर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पर भी रैंडम, बिकॉज इन गैस एंड लिक्विड दे आर मूविंग, पार्टिकल्स आर मूविंग। हाँ, लिक्विड में बस वो यहाँ से वो यहाँ चला जाएगा, लेट से पास ईच अदर, दे जस्ट पास ईच अदर। ठीक है, लेकिन गैस में तो कम्प्लीटली वो मूव कर रहे होते हैं, एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एंड दे आर कम्प्लीटली रैंडम। जहाँ मूवमेंट होगी वहाँ रैंडमनेस होगी। Let's move on towards 7. The melting points and boiling points of 3 elements at 1 atmospheric pressure are shown. अच्छा, this is ATM means atmospheric pressure होता है basically, यूनिट है ये प्रेशर का। 1 ATM पे उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मेजर किए हैं आर्गन के, नाइट्रोजन के एंड ऑक्सीजन के। सेपरेट सैम्पल्स ऑफ आर्गन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर स्टोर्ड एट -200 डिग्री एंड एट 1 ATM प्रेशर। 1 ATM प्रेशर मतलब प्रेशर उन्होंने चेंज नहीं किया, मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट अकर हो रहे हैं 1 ATM पे जो उन्होंने मेजर किए हैं अलग से, तो वो यहाँ पर भी होंगे। हाँ, बस फ़र्क ये कि टेम्परेचर चेंज है। हाउ मैनी सैम्पल्स आर लिक्विड, लिक्विड का मतलब ये है कि हाउ मैनी, लेट मी रीफ्रेज इट, हाउ मैनी सैम्पल्स हैव रीच्ड देयर मेल्टिंग पॉइंट। जाहिर सी बात है जो लिक्विड होंगे वो तो मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा ही होगा ना उनका टेम्परेचर, या तो मेल्टिंग पॉइंट होगा या तो ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम सेइंग आई हैव एन आइस, और मैंने टेम्परेचर उसको 0 डिग्री पे रखा हुआ है तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैंने उसको 10 डिग्री पे रखा हुआ है तो वो मेल्ट हो चुकी होगी, तो लिक्विड होगी दोनों स्टेटमेंट्स में। तो बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है इन तीनों में से, कितने ऐसे हैं कि वो लिक्विड होंगे, मतलब कितनों का मेल्टिंग पॉइंट आ चुका होगा या फिर मेल्टिंग पॉइंट पर होंगे, वो कन्वर्ट हो रहे होंगे इन लिक्विड, या बेसिकली वो कह रहे हैं लिक्विड हैं तो बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट रीच हो चुका है, मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा ही है और गैस नहीं है। ओके, तो इसमें है कि कितने लिक्विड्स हैं,
दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ नॉट रीच, क्योंकि अगर बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगा तो गैस बन जाएगा। नाउ लेट मी मेक नंबर लाइन। आर्गन की नंबर लाइन बना देता हूँ मैं, इससे जो है वो रिप्रेजेंटेशन में इजी हो जाएगा। यू विल अंडरस्टैंड easily। एंड यू माइट हैव नोटिस कि ये जो वो है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, केल्विन में भी होता है इसका यूनिट और इसका यूनिट फ़ारेनहाइट में भी होता है। सो ये डिग्री सेल्सियस में है, लेकिन इसका मतलब ये है कि -189 होगा अगर टेम्परेचर, तो आर्गन मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर -210 होगा तो नाइट्रोजन मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर -218 होगा तो ऑक्सीजन मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और अगर इससे कम होगा तो भी वो लिक्विड होगा, अगर इससे कम होगा तो भी वो लिक्विड होगा, अगर इससे कम होगा तो भी वो लिक्विड होगा। क्योंकि बेसिकली ये नेगेटिव है। नेगेटिव में क्या होता है कि नेगेटिव में जो नंबर लाइन होती है वो जब लेफ़्ट की तरफ आप जितना जाते रहते हैं तो आपके जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। इट्स नॉट लाइक दे आर इंक्रीजिंग, दे आर डिक्रीजिंग एक्चुअली। -186 जो है वो बड़ा है -189 से। दिस इज़ अ बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन इट इज़ ट्रू कि अगर ज़ीरो है, अगर आप नंबर लाइन से राइट पे जाएंगे तो 1 2 3 लेट्स से एंड सो ऑन, तो इंक्रीज़ होता है। लेकिन अगर आप लेफ़्ट पे जाएंगे -1 -2 -3, सो वो डिक्रीज़ हो रहा होता है। 0 इज़ ग्रेटर दैन -1, तो लेफ़्ट पे डिक्रीज़ होता है, राइट पे इंक्रीज़ होता है। ये नंबर लाइन का कुछ रूल है, कुछ प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं हम लोग अपनी नंबर लाइन बनाते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। लेट मी डू लाइक दिस। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक नंबर लाइन -200 पे स्टोर किया हुआ है। ओके, लेट्स से -200 इज समवेयर ओवर हेयर, और ये हमारा टेम्परेचर है करंटली। और लेट्स टेक आर्गन फर्स्ट। क्या आर्गन लिक्विड होगा या नहीं इस टेम्परेचर पे? आर्गन का मेल्टिंग पॉइंट है 189 इधर है होगा, और 186 बॉइलिंग पॉइंट है आर्गन का। ठीक है, नॉट टेल मी वन थिंग कि अभी -200 है, -189 इज़ बिगर दैन -200, तो क्या आर्गन लिक्विड होगा? The answer is no. Argon will not be a liquid, क्योंकि आर्गन का मेल्टिंग पॉइंट ही रीच नहीं हुआ। आर्गन का मेल्टिंग पॉइंट है -189 और -189 इज़ ग्रेटर दैन -200, तो इसको अभी आप जितना लेफ़्ट पे जाएंगे उतना डिक्रीज़ होगा। ठीक है, टेम्परेचर। इसी तरीके से -200 पे आपने रखा हुआ, इसको हीट चाहिए। जब आप हीट देते हैं ना तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, और जब आप हीट जब लॉस होती है तो फिर टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। तो अभी इसको हीट और चाहिए, ताकि ये 189 पे आए, और जैसे ये 189 पे आएगा तो आर्गन मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और अगर और हीट देंगे तो फिर ये 186 पे भी आ सकता है, और फिर वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, फिर वो गैस बन जाएगा। फिर उसको और हीट देंगे, इवेंचुअली वो 0 डिग्री पे आ जाएगा। उसको और हीट देंगे तो वो 10 डिग्री पे आ जाएगा। उसको और हीट देंगे तो वो 100 पे भी आ सकता है। सो यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप हीट देंगे तो ये देखें, ये ट्रांजिशंस देख रहे हैं कि वो किस तरीके से 100 की तरफ आ रहा है, और हम लोग 0 से 100 में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कि अगर 0 से 100 है कोई नंबर लाइन, लेट से आप उसको हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। इसी तरीके से
यहाँ पर भी सेम चीज़ है, अगर आप हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और इंक्रीज़ होता है टूवर्ड्स द राइट। तो अभी -200 है, दैट मीन्स -200 इज़ लेस दैन -189। अभी टेम्परेचर रीच ही नहीं हुआ, तो आर्गन विल नॉट बी अ लिक्विड, आर्गन सॉलिड होगा इस पॉइंट पे। इट्स जस्ट लाइक कि ये आइस की बात अगर मैं करूँ, ये 0 डिग्री है और ये 0 डिग्री से कोई छोटा नंबर है, लेट्स से -10 डिग्री है, और ये लेट्स से 100 डिग्री है। अब आप लोग अब यू कैन विजुलाइज मोर ईज़िली कि क्या लिक्विड बनेगा, जो वाटर है क्या वो वाटर बनेगा? आइस नहीं, क्योंकि वो -10 पे। आइस बनने के लिए तो 0 चाहिए, और 0 डिग्री के लिए क्या चाहिए? हीट करना पड़ेगा थोड़ा और। जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो वो लिक्विड बन जाएगा, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट है क्योंकि वाटर का। तो इसी तरीके से इन ऑर्डर टू हैव द प्रोसेस इज लाइक मेल्टिंग या बॉइलिंग टू अकर, क्या करना होता है? हमें बेसिकली हीट देनी होती है और टेम्परेचर टूवर्ड्स द राइट जाना पड़ता है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है कि वो -200 पे है, लेकिन ये तो -189 पे, तो उसको हीट देनी पड़ेगी इन ऑर्डर फॉर इट टू कम ओवर हेयर, ताकि वो मेल्ट होना स्टार्ट तो हो। अभी तो मेल्ट ही नहीं हो रहा, अभी तो उससे ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर पे, इस वजह से आर्गन लिक्विड नहीं होगा। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का मेल्टिंग टेम्परेचर है -210, और बॉइलिंग टेम्परेचर है -196। नॉट टेल मी, अब हमारे पास -210 पे वो मेल्ट हो जाता है, लेकिन हमारे पास तो -200 है, तो -200 इज़ ग्रेटर देन -210। मेल्टिंग पॉइंट तो पहले से ही रीच हो गया। मेल्टिंग पॉइंट अकर्ड, मेल्टिंग पॉइंट तो पहले ही आ गया था, मतलब जब वो यहाँ पर था तभी आ गया था। फिर उससे और हीट जब गेन हुई, जब टेम्परेचर और बढ़ा, तो अब तो -200 पे। दिस इज़ सेम एज़ कि यहाँ पे 0 डिग्री पे वाटर बॉयल हो रहा है, आई एम सॉरी वाटर मेल्ट होता है, आपके पास वो 10 डिग्री पे रखा हुआ है, और ये 100 डिग्री पे, 100 पे बॉयल हो रहा है, 0 पे मेल्ट हो रहा है, और आपके पास अभी 10 डिग्री पे। तो क्या वो मेल्ट हो चुका होगा? बिल्कुल, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होगा, क्योंकि 10 डिग्री आने से पहले 0 आ चुका है, ठीक है, क्योंकि 10 इज़ ग्रेटर देन 0, तो वो पहले से मेल्ट हो चुका होगा, तो लिक्विड बन चुका होगा। सो यस, लिक्विड नाइट्रोजन विल बी इन लिक्विड स्टेट। ऑक्सीजन की बात करें तो अच्छा, वन मोर थिंग, क्या वो बॉयल हो चुका होगा? क्या नाइट्रोजन बॉयल हो चुका होगा? नहीं, क्योंकि बॉइलिंग के लिए उसको टेम्परेचर और ज़्यादा चाहिए। -196 इज़ ग्रेटर दैन -200। तो आप हीट जब ज़्यादा देंगे, जब टेम्परेचर राइट पे मूव करेगा, और फिर वंस इट रीचेस 196, तो फिर वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अभी वो लिक्विड स्टेट में, क्योंकि जो भी मेल्टिंग पॉइंट, मैं लिख लेता हूँ, काइंडली नोट, तो आई वाज सेइंग कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के जो भी इधर बीच में होगा, ये जो बीच का रीजन होता है, इसमें वो लिक्विड होता है। काइंडली नोटेड डाउन एज आई वाज सेइंग। और दूसरी चीज़ ये कि जितने MCQs हैं उसको ट्राई टू डू इट विथ मी, और मुझसे भी पहले कर लें, वीडियो को पॉज करके, और व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द आंसर। तो मेल्टिंग पॉइंट से पहले होगा तो सॉलिड होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में होगा तो वो लिक्विड होगा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा तो फिर वो गैस होगा। सो काइंडली नोट इट डाउन, ये नंबर लाइन ये नेगेटिव में भी हेल्प कर लेगी, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी नंबर लाइन। तो यस, अब हम लोग देखते हैं, अब थोड़ा और इजी हो जाएगा विजुलाइज करने में कि ये मेल्टिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट है।
इसके बीच में, दैट मीन्स इट इज़ लिक्विड। ठीक है, सिंपल। नाइट्रोजन इज़ लिक्विड। अब ऑक्सीजन की देखें, -218 पे मेल्ट होता है वो, और 183 पे वो बॉयल होता है। दिस इज़ अवर मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज़ अवर बॉइलिंग पॉइंट। क्या बीच में है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में टेम्परेचर है -200 जिस पे ऑक्सीजन है, तो क्या वो लिक्विड होगा? बिल्कुल, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के जो बीच में होता है वो लिक्विड होता है। सो ऑक्सीजन विल बी ऑल्सो लिक्विड। तो इन तीनों में से सिर्फ 2 चीज़ें लिक्विड होंगी। तो हाउ मैनी सैम्पल्स आर लिक्विड? सिर्फ 2। सी इज़ अवर ऑप्शन। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा और बता भी देता हूँ, एलेबरेट भी कर लेता हूँ उसको कि क्यों होगा ये लिक्विड। -218 अगेन इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, -200 इज़ ग्रेटर दैन -218। इसका मतलब ये है कि 218 रीच हो चुका है और उसके बाद वो अब 200 पे गया है। तो 200 जो है वो ग्रेटर है 218 से, नेगेटिव। ठीक है, तो इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट हैज़ ऑलरेडी बीन रीच्ड और वो अकर हो चुका है। इट्स जस्ट लाइक कि ये 0 डिग्री पे आइस है यहाँ पे, और मैंने इसको 50 डिग्री पे रखा हुआ है और ये 100 डिग्री पे वो बॉयल होती है। तो 50 डिग्री पे रखा हुआ है, तो अब आपको खुद बताएं कि जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी होगी, सॉलिड से लिक्विड में वो कन्वर्ट हो चुकी होगी। सो द सेम थिंग इज़ हैपनिंग ओवर हेयर कि -218 पे इसको मेल्ट होना था, बट हमारे पास तो टेम्परेचर उससे ज़्यादा है, तो मेल्ट हो चुका होगा। और आर्गन का क्या है? लेट्स से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, अगर -200 इधर है कहीं, ठीक है, लेट्स से नाउ यू कैन सी, क्या ये लिक्विड होगा? नहीं। अगर लिक्विड होता तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में होता। अभी ये मेल्टिंग पॉइंट से पहले है, तो मेल्टिंग पॉइंट से पहले, तो इसका मतलब क्या है? ये इसकी स्टेट क्या है? दिस इज़ सॉलिड। देखें, मेल्टिंग पॉइंट से पहले, तो दिस इज़ सॉलिड, तो ये भी क्या है? सॉलिड है। आर्गन इज सॉलिड। ओके, अगर यहाँ बीच में होता मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के, तो लिक्विड। अगर बॉइलिंग पॉइंट के आगे होता या बॉइलिंग पॉइंट पे होता तो वो कन्वर्ट हो रहा होता, और अगर बॉइलिंग पॉइंट के आगे होता तो दैट मीन्स इट इज़ गैस, और अगर मेल्टिंग पॉइंट से पीछे है तो इट इज़ सॉलिड। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स 8। अच्छा, ये हीटिंग कर्व अब इन्होंने बना के दिया है। सॉलिड एक्स, कोई सॉलिड है एक्स, उसको हीट किया है फॉर 300 सेकेंड्स। द ग्राफ शोज द हीटिंग कर्व दैट इज़ ऑब्टेन्ड। अच्छा, इस हीटिंग कर्व का वो करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स? आंसर देते हैं पहले, लेट्स डू एनालिसिस फर्स्ट। एक सॉलिड एक्स, उसको हीट किया है, ठीक है, उसको हीट करने पे लेट्स से उसका ये 1 ब्लॉक कितना है? 1 ब्लॉक इज़ ऑफ 10 डिग्री। 1 बॉक्स 10 डिग्री के बराबर है। ये मुझे कैसे पता चला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस है ना, तो 10 बॉक्सेस अगर 100 के बराबर हैं, तो फिर 1 बॉक्स कितने के बराबर होगा? x के। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 100 को 1 से करें और 10 को x से करें, तो 10 को x से मल्टीप्लाई करें, 100 को 1 से करें, और फिर x से 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 100 को डिवाइड कर दे 10 से, 0 0 से कैंसिल, यहाँ से 10 आंसर आ गया। दैट मीन्स 1 बॉक्स जो होगा, 1 बॉक्स दैट विल बी इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है। या फिर 1 मोर वे जो उसका है वो ये भी है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो आप 100 को 10 से सिंपल डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, या बेसिकली इससे करना है तो इससे कर लें कि 10 बॉक्सेस 100 के बराबर हैं, तो एक बॉक्स कितने के बराबर होगा? x के, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसे। 100 को 1 से, 10 को x से, 10 को x से करेंगे, 100 को 1 से, और फिर x को जब सब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब x को जब सेपरेट करेंगे, तो 10 को इधर भेज देंगे डिवाइड में, तो 10 आ जाएगा। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि एक बॉक्स 10 के बराबर है ना, तो ये क्या है? 10
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये 100 यहाँ पे इस वजह से लिखा हुआ है। सेम ऊपर भी ये 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200। ठीक है। अच्छा, इनिशियली इसका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्रीज़ है, राइट, क्योंकि ये 0 है, 10, एक बॉक्स ऊपर 10, दूसरा बॉक्स 20। तो इनिशियली ये 20 पे, फिर इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। रिमेंबर, ये स्लांट लाइंस जो होती हैं, इनका मतलब ये होता है कि आप इसको हीट कर रहे हैं। यू आर हीटिंग द सॉलिड, और उसने खुद कहा है कि इनिशियली सॉलिड है, सॉलिड हीट हो रहा है। तो सॉलिड इनिशियली 20 डिग्री पे, फिर उसको हीट कर रहे हैं। हीट करते करते अचानक एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। दिस मीन्स स्टेट इज़ बीइंग चेंज्ड, मतलब यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन हो रही है। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पे ही होती है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करूँ, पीछे इस तरीके से लेके आऊँ, तो ये कहाँ पे आ रहा है, दिस इज़ 100, दिस इज़ 110, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। दैट मीन्स 170 जो ये आ रहा है इज़ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। खैर, मूव ऑन, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन और देखते हैं। फिर इसको और हीट कर रहा है वो। दिस स्लांट लाइन का मतलब ये होता है कि हीटिंग हो रही है। फिर उसके बाद अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। दैट मीन्स अगेन उसका स्टेट चेंज हो गया। अब वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। तो अगर वो बॉइलिंग पॉइंट, और ये कब होता है, बॉइलिंग पॉइंट जब रीच होता है, इसको पीछे लेके जाएं तो आपको बॉइलिंग पॉइंट पता चल जाएगा उसका। नाउ दिस इज़ 210, दिस इज़ 220, दिस इज़ 230 एंड दिस इज़ 240। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 240 है, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 170 है। पूछा हमसे मेल्टिंग पॉइंट है, बता देंगे। और लेट्स मूव ऑन। आगे क्या हो रहा है, आगे इसको और हीट कर रहा है। तो वो फिर गैस है, गैस को आप हीट करें, वो फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा, और वो फिर चलता जा रहा है। इट्स द सेम हीटिंग कर्व जो हमने पढ़ा है। अगर वही पूछते कि इनिशियल टेम्परेचर बताएं इसका, कौन से टेम्परेचर पे सॉलिड था, तो आप बता देंगे कि ये इनिशियली 20 डिग्री पे था, फिर आपने इसको हीट किया, इवेंचुअली 170 पे पहुंचा, सॉलिड से लिक्विड में बना, कुछ टाइम लगा बनने में। फिर उसके बाद 300 सेकेंड्स पे आपने और हीट दी, आप हीट दे रहे हैं कंटिन्यूसली, उसने हीट और गेन की, फिर वो बॉइलिंग पॉइंट रीच हुआ। अभी भी हीटिंग चल रही है, ऐसा नहीं है हीटिंग रुक गई, हीटिंग तो चल रही है, बट वो अभी स्टेट कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे लिक्विड से गैस बनी, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका 240 पे ये हुआ, और फिर आप अगेन हीटिंग कर रहे हैं तो गैस हीट हो रही है। व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट, 170 डिग्री। व्हाट वाज द बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट, 240, राइट। और 20 क्या है, 20 इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल सॉलिड एक्स टेम्परेचर जिस पे वो रखा हुआ है। और 270 क्या है, देख लेते हैं। 270 वेयर वुड इट बी, ये 250 होगा, ये 260 होगा, ये 270 होगा। तो अगर मैं इसको पीछे लेके जाऊँ, ये तो सबसे लास्ट टेम्परेचर है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 600 तक रिकॉर्ड किया, तो 600 पे जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 270 है। ये कुछ खास इंडिकेट नहीं कर रहा, बस यही कर रहा है कि आप उसको हीट कर रहे हैं, गैस को, गैस हीट गेन कर रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। दिस इज़ द फाइनल टेम्परेचर जो कि आपने नोट किया 600 पे। दिस इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड्स 9। कूलिंग कर्व दिया हुआ उन्होंने। सब्सटेंस एम इज़ अ सॉलिड एट 30 डिग्री, वो कह रहे हैं 30 डिग्री पे वो सॉलिड है। अच्छा, ये मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि ये मेल्टिंग पॉइंट हो। मेल्टिंग पॉइंट मे बी, और नॉट नेसेसरी। अगर वो कहता है कि वो सॉलिड से लिक्विड की कन्वर्जन हो रही है, तो फिर मेल्टिंग पॉइंट होता। सॉलिड है तो इट्स नथिंग स्पेशल कि वो 30 डिग्री पे सॉलिड है।
इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि 0 डिग्री पे आइस है, मेल्ट होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि -10 डिग्री पे मेरे पास आइस है, सॉलिड है, तो आप क्या -10 डिग्री हो जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट? नहीं, 0 है वो तो। इस वजह से हाँ उसको रखा हुआ है सॉलिड को। M इज़ अ सॉलिड एट 30 डिग्री, ठीक है। लेट्स मूव, लेट्स लुक। द सब्सटेंस इज हीटेड टू 80 डिग्री एंड इट्स टेम्परेचर इज मेजर्ड एज इट कूल्स डाउन टू रूम टेम्परेचर। अच्छा, वो ये कह रहे हैं सब्सटेंस M को हीट किया और अब उसको रूम टेम्परेचर मतलब रूम में रख दिया ताकि उसका टेम्परेचर इवेंचुअली कम हो जाए और वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। 80 डिग्री उसका मैक्सिमम था, उस पर हीट किया, अब वो देखें यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब हीट इज़ रिलीजिंग, इट इज़ रिलीजिंग हीट इज़ बीइंग लॉस्ट, हीट निकल रही है। फिर यहाँ पे एक स्टेट चेंज हुई, दिस इज़ द स्टेट चेंज, और फिर यहाँ पे थोड़ी और हीट निकल रही है और यहाँ पे इवेंचुअली वो एक टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। बिटवीन विच टाइम्स इज सब्सटेंस M फ्रीजिंग, मतलब वो कह रहे हैं कब ये सब्सटेंस M फ्रीजिंग हो रहा है, मतलब कब फ्रीजिंग पॉइंट अकर हो चुका है। 80 से P से Q में आना। लेट्स लुक, P से Q में क्या हो रहा है, ये जो ये वाली लाइन है इसमें क्या हो रहा है। इसमें तो सिंपल हीट इज़ रिलीज्ड, और जहाँ हीट रिलीज़ होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो वो तो स्टेट चेंज नहीं होता ना, वो तो ना बॉयलिंग होती है, ना मेल्टिंग होती है, ना फ्रीजिंग होती है, तो ए तो नहीं हो सकता इसका आंसर। और अगेन अगर हम लोग देखें, अब मैं Q to R की बात नहीं कर रहा, मैं अब R to S की बात कर रहा हूँ। R to S में अगेन हीट इज़ बीइंग रिलीज्ड, सो अगेन ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब बचे Q to R S to T, ये वाला और ये वाला। उन्होंने एक बात की थी कि जो सब्सटेंस M है वो सॉलिड है 30 डिग्री पे, तो मैं देख लेता हूँ 30 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली कहाँ होगा। ये 20 है तो ये 30 होगा, इन द मिडल, राइट। अगर ये 20 है और ये 20 है और ये 40 है, तो इनके मिडल में 30 होगा, तो 30 इधर है। अब लेट्स मेक अ लाइन, इस तरीके से बना लेते हैं। ये लाइन बना दी मैंने। अब 30 डिग्री पे वो सॉलिड है ऑलरेडी, उन्होंने बता दिया इज सॉलिड एट 30 डिग्री। नाउ टेल मी, यू माइट बी वंडरिंग कि, अब मैं बताता हूँ व्हाट यू ऑल माइट बी थिंकिंग, कि यहाँ पे उन्होंने एग्जामिनर ने किया है ट्रिक, उसने ये 2 लाइंस दी हैं। अब इन 2 लाइंस का मतलब क्या है? ओके, कूलिंग कर्व हमने देखा, हमने कूलिंग कर्व पढ़ा है, बिल्कुल सेम ऐसे ही पढ़ा है। 2 लाइंस हैं, पहली लाइन का जो ऊपर वाली लाइन है उसका मतलब ये है कि गैस से लिक्विड, और दूसरी लाइन का मतलब ये है लिक्विड से सॉलिड, ठीक है। तो लिक्विड से सॉलिड यहाँ पे बन रहा है, दैट मीन्स S to T इज़ अवर ऑप्शन एंड ऑप्शन D इज़ करेक्ट। एंड एग्जामिनर विल बी वेरी हैप्पी टू सी दैट मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स S to T लेंगे। वाई? क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ है कि पहली लाइन गैस टू लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरी लाइन लिक्विड से सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो फ्रीजिंग किस में हो रही है? स्टूडेंट्स करेंगे D। दिस इज़ रॉन्ग। वाई दिस इज़ रॉन्ग? क्योंकि यहाँ हैं तो 2 लाइंस, बिल्कुल ट्रिक करने के लिए उसने दी हैं, लेकिन इससे पहले ही वो सॉलिड बन चुका है। एज़ यू कैन सी, ये जो ये वाला टेम्परेचर है, ये मैंने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है। सो दिस इज़ द, लेट्स से अप्रॉक्सीमेटली सेम, जितना यहाँ पे है ना उतना पीछे आते आते इतना ही होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर 21 डिग्री है लेट्स से, क्योंकि 30 तो नहीं है ना, 30 से तो कम ही है, 30 से तो बहुत कम है, 30 इधर है इन द मिडल और ये यहाँ पर है, तो 22 ले लो, चलो
22 ले लेता हूँ। अब 30 से तो कम है, तो मेल्टिंग तो पहले ही हो चुकी है, मेल्टिंग तो यहाँ पे हो चुकी है। और फिर वो जब यहाँ 30 पे आया तो वो सॉलिड है, एज इंडिकेटेड बाय दिस स्टेटमेंट कि वो सॉलिड है एट 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे जब वो सॉलिड है तो फिर आप कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर वो सॉलिड है तो कुछ नहीं, वो सॉलिड है, यहाँ पर सॉलिड आर पे सॉलिड बनने के बाद वो हीट लूज़ कर रहा है, हीट इज़ बीइंग रिलीज्ड, हीट निकल रही है। और फिर S2T में बस अब हीट निकल गई, अब और हीट नहीं निकल सकती, तो वो सॉलिड ही है यहाँ पर। अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, मतलब ये कि टेम्परेचर अब 22 डिग्री हो गया, क्योंकि कांस्टेंट तो होना ही था, क्योंकि रूम टेम्परेचर है, रूम का एक टेम्परेचर होता है अपना, और वो रूम का टेम्परेचर रीच हो गया। रूम के टेम्परेचर से नीचे तो नहीं जा सकता ना, अगर नीचे जा सकता होता तो फिर रेफ्रिजरेटर नहीं बनते। रेफ्रिजरेटर बनते ही इस वजह से ताकि टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर से नीचे लेके जाया जाए। ऊपर वाले सेक्शन में जो होता है वो नेगेटिव में होता है, नीचे भी रूम टेम्परेचर से कम होता है, तो वो बनते ही इस वजह से ताकि रूम टेम्परेचर से कम हो। नेचुरली तो नहीं जाता, नेचुरली हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे आके रुक जाती है, ठीक है। तो Q से R इज़ फ्रीजिंग, नॉट S2T। व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन D में क्या हो रहा है कि सॉलिड टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि वो रुक गया। रूम टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो किसके बराबर है, इट इज़ इक्वल टू रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही रहता है, 32 है तो 32 होगा। हाँ, नाइट डे में फ़र्क होता है, लेकिन अभी तो एक ही टाइम की बात हो रही है, लेट्स से एक ही वक्त है। रूम टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। और Q2R में क्या हो रहा है, Q2R में एक्चुअली में फ्रीजिंग हो रही है, तो यहाँ पे वो हीट लॉस कर रहा है, हीट इज़ बीइंग रिलीज, हीट निकल रही है, और फिर Q2R में लिक्विड से वो सॉलिड बन रहा है, और फिर सॉलिड के बाद वो थोड़ी और रिलीज़ कर रहा है हीट, और फिर सॉलिड बनने के बाद वो रूम टेम्परेचर पे जैसे ही वो जैसे ही हीट निकल रही और इवेंचुअली उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आ गया, बस अब इससे नीचे नहीं जा सकता, फिर वो जो है वो कांस्टेंट हो गया, फिर वो उसकी एक ही वैल्यू है, चाहे आप जितने टाइम के लिए भी रिकॉर्ड करें। लेट्स से ये यहाँ पे अगर 20 मिनट्स में अगर वो यहाँ पे आया, तो अगर आप 40 करें तो भी, लेट्स से 40 करें तो भी वो 22 पे ही होगा। यहाँ से देखें कर्व पे, इधर 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 कहीं पर भी वो अब एक ही टेम्परेचर पे है, दैट इज़ रूम टेम्परेचर। क्योंकि उसने एक और चीज़ भी कही है कि एज इट कूल्स डाउन टू रूम टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो रहा है टू रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से नीचे नहीं जा रहा, बस रूम टेम्परेचर तक जा रहा है, और रूम टेम्परेचर ये रहा, ठीक है। तो और उसने एक और चीज़ ये कही थी कि 30 डिग्री पे सॉलिड होता है, तो अगर Q2R लिक्विड, अगर लेट्स से Q2R गैस होता, गैस टू लिक्विड होता, इट वॉज कंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन होती है ना, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि अगर यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पे गैस था, अब वो कन्वर्ट हो गया, अब यहाँ R पे वो लिक्विड है, ओके। अब लिक्विड अपनी हीट रिलीज़ कर रही है, ओके, और 30 डिग्री रीच हो गया, अभी भी वो हीट रिलीज़ कर रही है, अब वो S पे आ गई, अब S पे एक और कन्वर्जन स्टार्ट हुई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर असम्पशंस। तो अब वो S और T में वो लिक्विड से सॉलिड बना। तो एक चीज़ यहाँ पे हम भूल रहे हैं कि 30 डिग्री तो यहाँ पे आ चुका है, जब 30 डिग्री तो तभी आ गया था जब ये लिक्विड अपनी हीट रिलीज़ कर रहा था, और उन्होंने एग्जामिनर ने ये बात की कि 30 डिग्री पे ये सॉलिड है, तो अगर 30 डिग्री यहाँ पे रीच हो चुका है, दैट मीन्स इट मस्ट बी अ सॉलिड, ये लिक्विड कैसे हो सकता है। तो अगर ये 30 डिग्री पे सॉलिड होगा, इसका मतलब ये कि इससे ऊपर जहाँ पे मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी, उसका मतलब ये कि वहाँ पे कन्वर्जन हो चुकी है,
तो 30 डिग्री से ऊपर मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ दिखी, दैट मीन्स वो लिक्विड से सॉलिड बन चुका है। वो लिक्विड से सॉलिड बन चुका है जभी तो वो 30 डिग्री पे सॉलिड है। अगर वो यहाँ पे सॉलिड नहीं बन चुका होता, अगर यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं होता, तो फिर वो यहाँ पे सॉलिड कैसे होता 30 पे? अगर वो R पे लिक्विड होता तो फिर यहाँ 30 पे सॉलिड क्यों होता? क्योंकि यहाँ पे तो हीट रिलीज़ हो रही है, यहाँ पे स्टेट चेंज तो नहीं हो रही। स्टेट चेंज के लिए तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हाँ, अगर ऐसा होता कि ये लाइन होती और फिर यहाँ पे एक और लाइन होती और फिर यूँ होता, दैट ये तो बहुत ही स्मॉल हो गया, दैट से यूँ होता और फिर यूँ होता और फिर यूँ होता। ठीक है, तो अब ये देखें, अभी 3 हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही हैं। अब इसका मतलब ये है कि 30 डिग्री यहाँ पर है, 30 से ऊपर वाला लिक्विड से सॉलिड होगा, ये लिक्विड से सॉलिड है, ये फिर गैस से लिक्विड है, और फिर ये कांस्टेंट वाली लाइन है कि अब वो रूम टेम्परेचर पे आ गया, अब उससे नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, मैं बना भी देता हूँ ताकि कंफ्यूज नहीं हो। यूँ इस तरीके से वो फिर बनती, यूँ जाती और फिर यूँ जाती। तो फिर ये गैस से लिक्विड होता और 30 डिग्री यहाँ पे होता, इस मार्क पे 30 डिग्री होता। फिर ये लिक्विड से सॉलिड होती और फिर ये कांस्टेंट हो जाती। अगर वो 30 डिग्री यहाँ पे सॉलिड है, दैट मीन्स ऊपर सॉलिड बन चुका है। तो अब कहाँ बन चुका है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ये आई होप क्लियर होगा कि सॉलिड जहाँ बन चुका है वो सॉलिड है 30 पे, तो उससे ऊपर जाहिर सी बात है स्टेट चेंज हो चुका होगा और उससे नियरेस्ट ही होगा। अगर इस तरीके से होता तो फिर यहाँ पे गैस वाली हो जाती है लिक्विड, और ये वो वाली आती जो वो रूम टेम्परेचर पे पहुँच चुका है। ठीक है, डी पे चला। A gas is placed in a sealed container. The gas has a pressure of 1 atmospheric 180 mm. And a temperature of 50 degree, temperature 50 degrees है. It is heated to 100 degree, temperature increase कर दिया. And we all know temperature increase करने पे जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, तो फिर वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन इनमें से किसी एक चीज़ को कांस्टेंट होना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात करें तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। अभी हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो वॉल्यूम में हटा देता हूँ, दैट मीन्स वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। जिस कंटेनर में वो है उस कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, मतलब उसकी जो वॉल्स हैं वो स्ट्रेच भी नहीं हो रही और ना ही कंप्रेस हो रही हैं, बढ़ भी नहीं रही हैं और कम भी नहीं हो रही। ठीक है, विच रो डिस्क्राइब्स द कॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस एंड द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ती है। In physics you might have learned this. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², जहाँ पे m होता है मास, v होता है वेलोसिटी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये वेलोसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि m इज़ कांस्टेंट, किसी भी चीज़ का मास कांस्टेंट होता है और ये 1/2 इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, ये चीज़ कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक में इंक्रीज़ आएगा तो दूसरा भी इंक्रीज़ होगा, अगर एक में डिक्रीज़ आएगा तो दूसरा भी डिक्रीज़ होगा। ऐसे ही होता है ना कि जो टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जब हम लोग पढ़े थे इन लेक्चर्स गैस के बारे में, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। इसी तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है। तो द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द गैस, कोलिजन्स बिकम लेस फ्रीक्वेंट। कोलिजन्स लेस क्यों हो जाएंगे? जब पार्टिकल्स की
वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, वो ज़्यादा कोलाइड करेंगे. दिस इज़ रॉन्ग. द एवरेज स्पीड ऑफ द गैस पार्टिकल इंक्रीजेस. दिस इज़ करेक्ट. कोलिजन इज़ रॉन्ग. दिस इज़ करेक्ट. मतलब ए और सी तो हट गए. नाउ कॉज ऑफ गैस, वो कह रहे हैं कि गैस प्रेशर क्यों होता है. किसी दो पार्टिकल्स आपस में, एक यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है, इनके आपस में कोलाइड होने की वजह से गैस प्रेशर होता है, या फिर इनका और जो वॉल होती है, लेट मी मेक इट, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो जब वॉल से कोलाइड करते हैं तो फिर प्रेशर होता है. क्या चीज़ है, क्या कॉज है कि ये यहाँ पर है, इसने यहाँ पे कोलाइड किया यूँ और अब प्रेशर लगा, तो वो कह रहे हैं क्या कॉज है. यहाँ पे है, इसने यहाँ से कोलाइड किया, तो कोलिजन्स बिटवीन गैस पार्टिकल इज कॉज ऑफ गैस प्रेशर, or collisions between gas particles and the container. So it is actually this, collisions between gas particles and container. कंटेनर का एरिया होता है और ये फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है, फिर वो प्रेशर बन जाता है. तो इन सिंपल वर्ड्स जस्ट रिमेंबर कि गैस पार्टिकल्स और कंटेनर का कोलिजन जो होता है उसकी वजह से प्रेशर जो है वो बिल्डअप होता है और मेजर कर पाते हैं हम लोग. इट्स नॉट कि गैस पार्टिकल्स के बीच में कभी कोलिजन होता है, लेकिन उसकी वजह से कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं होता. जस्ट रिमेंबर कि जो प्रेशर बिल्डअप होता है वो बेसिकली इसकी वजह से होता है. जब गैस पार्टिकल्स कंटेनर से कोलाइड करते हैं तो उनका एरिया होता है और फोर्स होती है, आपस में कोलिजन से नहीं होता प्रेशर. Let's move on towards 11. A gaseous substance is slowly cooled. कोई गैसियस है, अच्छा अब उसने बता दिया कि गैसियस है, ठीक है, तो मतलब इस पॉइंट पे वो गैस है, उसको कूल कर रहे हैं. ए में क्या होगा, ए में तो हीट रिलीज़ होगी और फिर क्या होगा, एक स्टेट चेंज आ गई. कौन सी स्टेट चेंज है, क्योंकि ऊपर गैस है तो जाहिर सी बात है गैस से लिक्विड में जाएगा ना पहले. ऐसा तो नहीं है गैस से सॉलिड में चला गया डायरेक्ट, तो बी में तो ये होगा. फिर अगेन सी में वो जो लिक्विड होगा, यहाँ पे जो लिक्विड होगा वो हीट लॉस करेगा, हीट रिलीज़ होगी. इस पॉइंट पे वो लिक्विड होगा और यहाँ पे तो गैस है, ठीक है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो बी इज़ व्हाट, बी इज़ बॉइलिंग, आई एम सॉरी, V is कंडेंसेशन. C में क्या हो रहा है, हीट रिलीज़ हो रही है और फिर जाहिर सी बात है D में एक और स्टेट चेंज है, तो ऊपर लिक्विड है, लिक्विड से ये सॉलिड में जा रहा है, तो D इज़ फ्रीजिंग. और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन हीट इज़ बीइंग रिलीज्ड, सॉलिड और कम जा रहा है, और अगर कोई रूम टेम्परेचर पे है तो फिर ये इवेंचुअली कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर से नीचे नहीं जा सकता. अब वो क्या पूछ रहे हैं, एट विच पॉइंट इज़ द सब्सटेंस ऑफ सॉलिड. सॉलिड कब होगा, तो वो सॉलिड होगा डी पे, क्योंकि यहीं पे लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा ना. यहाँ पे कन्वर्जन और ये लिक्विड था यहाँ तक, अब फिर यहाँ से यहाँ सॉलिड में बनना शुरू हो. यहाँ अगर ये वाला ऑप्शन देता तो ये भी करेक्ट था, क्योंकि यहाँ पर भी सॉलिड है वो. अगर ये वाला ऑप्शन देता तो भी करेक्ट था, यहाँ पर भी सॉलिड है वो. अगर ये ऑप्शन नहीं देता, जाहिर सी बात है कोई एक ही देगा ना, ऐसा नहीं देगा कि यहाँ पर भी दे दे यहाँ पर भी, यहाँ, बिकॉज ऑल थ्री वुड हैव बीन करेक्ट. लेकिन अगर यहाँ पे नहीं दिया तो क्या पता यहाँ पे दे देता, तो ये भी सही था, क्योंकि यहाँ सॉलिड कम्प्लीटली मतलब बन चुका है, स्टेट चेंज हो चुकी है, अब ये सॉलिड है. अगर यहाँ दे देता तो ये भी करेक्ट था, ये भी सॉलिड बन चुका है और अब वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आ गया. अभी फ़िलहाल यहाँ पे दिया था स्टेट चेंज पे, तो सॉलिड है. The diagram shows the changes of state between a solid, a liquid and a gas. In which changes of state is energy given, energy being given out. अच्छा, एनर्जी कब given out होती है, एक तो फ्रीजिंग में होती है
और कंडेंसेशन में होती है। एनर्जी गिवन आउट मतलब एनर्जी रिलीज़ हो रही है। मेल्टिंग में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, बॉइलिंग में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, एवेपोरेशन में एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन एवेपोरेशन की खैर बात अलग है, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, वो खुद ही हो जाता है। लेकिन अगर आप हीटर रख दें लिक्विड जो स्पिल हुआ है तो फिर जाहिर सी बात है वो जल्दी वो हो जाएगा एवेपोरेट। ओके, तो कहाँ किन चेंजेस में एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है? फ्रीजिंग में और कंडेंसेशन में। लेट्स सी ऑप्शंस कौन कौन से हैं। फ्रीजिंग कब होती है? लिक्विड से सॉलिड, थ्री में, और कंडेंसेशन इज़ गैस टू लिक्विड, 4 में। तो 3 and 4 मतलब डी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन एंड दिस इज़ ऑल्सो फिनिश्ड। अच्छा, आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी आई होप कि एनर्जी कब रिलीज़ होती है फ्रीजिंग कंडेंसेशन में, लिक्विड से सॉलिड या गैस से लिक्विड, और कब चाहिए होती है, कब हम लोग गिवन, अगर यहाँ पे लिखा होता है एनर्जी बीइंग गिवन इन या एनर्जी प्रोवाइडेड, तो वो मेल्टिंग और बॉइलिंग में होती है, जब सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में जाता है स्टेट, जब यहाँ पे चेंज होती है। नेक्स्ट टाइम वी विल डू थ्योरी, और अगर मुझे MCQ आई विल ट्राई के MCQs और फाइंड आउट करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। बेसिकली AMS की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस होगी। आई विल अपलोड दिस इन गूगल ड्राइव सेक्शन इन अनसॉल्व वर्कशीट्स में भी मैं अनसॉल्व का अपलोड कर दूंगा, और सॉल्व में ये वाली भी अपलोड कर दूंगा। तो वहाँ से काइंडली जाके प्रैक्टिस करें उसको, और मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट कम से कम 2 दफ़ा करें, और तीसरी दफ़ा बिफोर पेपर्स कर लें। दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी के, बिकॉज एक दफ़ा करने से कुछ नहीं होता। द थिंग इज़ एक दफ़ा करने से वो उतना अच्छी लर्निंग नहीं होती, वो बस रैंडमली एक दफ़ा होता है, गलतियाँ भी बहुत होती हैं, न्यू चीज़ें भी बहुत पता चलती हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि यार ये तो हो ही नहीं रहा। सेकंड टाइम करें उसको, थर्ड टाइम करें, तो यू विल गेट कि अच्छा हो क्या रहा है, कॉन्सेप्ट कहाँ क्या लग रहे हैं, एग्जामिनर व्हाट ही एक्चुअली वांट्स और ही और शी, वी डोंट नो। सो यस, व्हाट एग्जामिनर वांट्स, ओके। सो आप उसको 3 टाइम्स तो एटलीस्ट करें, 2 टाइम्स इज़ अ मस्ट, थर्ड टाइम अगर टाइम हो तो फिर एग्ज़ाम से पहले कर लें, और यू कैन डू अदरवाइज़ अगर नहीं कर रहे तो फिर ईयरली कर लें, तो उससे भी कवर हो जाता है। बट 3 टाइम्स टॉपिकल्स एंड 1 टाइम ईयरली, जस्ट बिफोर एग्ज़ाम्स ईयरली करें, और टॉपिकल्स थ्रू आउट द ईयर यू मस्ट डू दिस, ठीक है। अनसॉल्व भी कर सकते हैं, यू कैन लुक एट दिस, यू कैन ईमेल मी, डिस्क्रिप्शन में ईमेल भी है, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है ऑफ दीज रिसोर्सेज, जहाँ पे मैंने लेक्चर्स नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं, एंड जितने भी पास पेपर्स हो रहे हैं वहाँ पे इंशाल्लाह आई विल अपलोड, एंड स्टे सेफ, थैंक्स।